हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा था। इस लेक्चर सीरीज का ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियोस हम लोग क्लास 11th वाले प्रोबेबिलिटी पर बात कर चुके हैं। बेसिक स्तंभ हम लोग का प्रोबेबिलिटी का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्लास 12th वाले प्रोबेबिलिटी में इंटर कर रहे हैं। आज का लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी का पहला टॉपिक है। हम टॉपिक का नाम लिख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको एक सुंदर सा फॉर्मूला मिल जाएगा और फॉर्मूला को आप पहले तो ये आउट ऑफ फ्रेम है। आपको फॉर्मूला मिलेगा और उसी फॉर्मूला पर काम हम लोग को करना है। लेकिन फॉर्मूला सीखने से पहले हम आपको फॉर्मली सिखा रहे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप ये वाला बात सीख जाएं तो आपको फॉर्मूला लगाने या याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखकर भी प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का छोटा छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप 4 वीडियोस लगातार देखकर आए हैं 5वें वीडियो में, तो आपको ध्यान होगा कि हम चौथे वीडियो में बताए थे या बोले थे कि कुछ जगह पर हमको तेज जाना पड़ा या फिर हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम तेज गए। हमको लगता है कि आपको कहीं पर परेशानी हो सकता है, खासकर कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम्स में। हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। यूट्यूब का भी अपना लिमिटेशंस है। कुछ सीमित एरिया तक ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, दिमाग लगाने वाला, सोचने वाला चैप्टर है, तो परेशानी थोड़ा सा लाजमी है। लेकिन हमको मालूम था कि परेशानी हो रहा होगा या हो सकता है या हुआ होगा इन 4 वीडियो में। अब 5वें वीडियो से हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे और आपको बस ध्यान से समझना है। परेशानी हो तो हमको बताना है कि सर यहाँ पर दिक्कत हुआ है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप लोग के पास नंबर भी है, आप लोग नंबर पे भी भेज सकते हैं। हाँ, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सवाल से समझते हैं। पहले मान लीजिए क्वेश्चन है, 2 coins are tossed. Find the probability of getting a sum of numbers on both die a prime। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बस नॉर्मल सवाल है। नॉर्मल सवाल से कनेक्ट करेंगे। बोल रहे हैं कि 2 कॉइन्स फेंका जा रहा है, 2 कॉइन्स फेंका जा रहा है और आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। एक मिनट, कॉइन्स थोड़े डाई ना, हाँ, 2 डाई फेंका जा रहा है। डाई फेंक रहे हो, 2 को फेंक रहे हो। एक डाई में 1 से लेकर 6, दूसरे में भी 1 से लेकर 6 आ सकता है। तुम फेंकोगे, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के 36 ऐसा पॉसिबिलिटीज होगा। हम लोग पहले भी इसको लिस्ट किए हैं, फिर से लिख देंगे। 36 पॉसिबिलिटीज है। तुमको पता है कि 2,3 आ सकता है। 2,3 का मतलब है कि पहले डाई में 2 और दूसरे डाई में 3 आ रहा है। 1,5 अगर आया तो पहले डाई में 1, दूसरे डाई में 5 आ रहा है। तो अगर ये जो पहला डाई और दूसरा डाई का नंबर को जोड़े तो प्राइम कितना प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम मिलेगा, ये आपको बताना है। फिर से बोलते हैं, लिख देते हैं। पहले तो सैंपल स्पेस हम आपके लिए लिख रहे हैं। सैंपल स्पेस में आपको मिलेगा 1 2 1। देखिए 1 2, आज मेरा दिमाग थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है। 1 1 1 2 1 1 4 1 5 नीचे 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 1।
इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ये 36 पॉसिबल आउटकम्स है। सारे पॉसिबल आउटकम्स को जब हम लोग एक सेट में लिखते हैं, उस सेट का नाम सैंपल स्पेस होता है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है, तो हमारा सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हुआ। अब ये 2,5 का क्या मतलब है? 2,5 का मतलब है कि पहले डाई में 2 आया होगा, दूसरे में 5 आया होगा। 5,3 का मतलब पहले में 5 और दूसरे में 3 आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में संख्या आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम दोनों संख्या को जोड़े तो एक प्राइम नंबर मिले। तो आओ इस इवेंट का नाम ई रखते हैं, इस इवेंट का नाम ई रखते हैं और खोजते हैं। 1 + 1 जी प्राइम है, 1 2 एक प्राइम है, 1 3 नहीं है, 4 हो जाएगा, 4 प्राइम नहीं है, 1 4 है, 1 5 नहीं है, 1 6 है। 1 वाले परिवार से ये 4 लोग आए। देख लीजिए दोनों नंबर्स को अगर हम इन चारों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़ें तो एक प्राइम नंबर मिलता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी प्राइम मिलेगा। 2 वाले में कौन आएगा? 2 1 आएगा सर, 2 3 आएगा, 2 5 आएगा। 3 वाले में कौन आएगा? 3 2 आएगा, 3 4 आएगा। 4 वाले में 4 1 4 3, फिर 5 2 5 6 6 1 और 6 5। ये टोटल एंट्रीज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एंट्रीज, 15 आउटकम्स मेरे फेवर में होंगे। अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पूछते हैं तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बात को समझना, इसी से कनेक्ट करके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट का तुमको चाहिए, ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एक चीज तो कॉमन है, इतना तो तुम लोग क्लास 9 10 से सीख कर आ रहे होगे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो नीचे में डिनोमिनेटर में जो टोटल पॉसिबिलिटीज है या हो सकता है या हो चुका है उस पर हम लोग बात करते हैं। जो टोटल पॉसिबिलिटीज है, जो टोटल पॉसिबिलिटीज है उस पर बात किया जाता है। नीचे कौन रहेगा? टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 36 था, तो 36 को टोटल पॉसिबिलिटी है। ऊपर में तुम्हारे फेवर में टोटल कितना पॉसिबिलिटी है? तो तुम्हारे फेवर में और टोटल 15 प्रोबेबिलिटी है, 15 पॉसिबिलिटी है। इसको हम लोग अगर 3 से काटे तो 5/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5/12 होगा। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी होगा इस इवेंट का। इसमें ये 15 क्या बताता है? 15 बताता है कि कितना आउटकम्स मेरे फेवर में है। 36 क्या बताता है कि टोटल कितना आउटकम्स आ सकता है। फिर से सुनना, फिर से सुनना, इसको दिमाग में रखना। 36 क्या बताता है? नीचे वाला क्या बताता है? टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या हो सकता है। और 15 बताता है कि तुम्हारे फेवर में कितना है, तुमको कितना चाहिए। 15/36 तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा सिनारियो चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा सिनारियो चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सेम चीज है, सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, ध्यान से देखना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी जो बना रहे हैं ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, what is the probability of getting an odd number in the
first die if the sum of numbers in the die is a prime। ठीक है, देखो अब यहां पे ना एक कंडीशन डाल दिया गया है, कंडीशन इफ करके वो कंडीशन आया है, इसलिए इसका नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे पहचानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? अभी तक आपको सवाल में एक ही इवेंट दिया जाता था, उसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता था, जैसे पिछले वाले सवाल में किए। लेकिन यहां पर दो इवेंट्स एक साथ दे दिया गया है। पहले आओ उन दोनों इवेंट्स को पहचानते हैं। पहला इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर इन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन ऑड नंबर इन द फर्स्ट डाई। और दूसरा इवेंट है द सम ऑफ नंबर्स इन द डाई इज अ प्राइम। दो इवेंट्स है, एक का नाम ई है और दूसरे का नाम एफ। एफ में हम वैसा वैसा आउटकम्स रखेंगे, वैसा वैसा आउटकम्स रखेंगे जो कि क्या दे भैया, फर्स्ट वाले में प्राइम दे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में ऑड दे, फर्स्ट वाले में ऑड दे। इफ द सम ऑफ नंबर्स इन द डाई इज प्राइम। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो हो चुका है, वो हो चुका है। पहले क्या था? पहले हम एक डाई फेंके थे, डाई में कुल मिला के 36 पॉसिबिलिटीज था। पहले हम जब दो डाई फेंके थे कुल मिला के 36 पॉसिबिलिटीज था, और उन 36 पॉसिबिलिटीज को, उस 36 को हम नीचे डिवाइड किए थे, क्योंकि 36 में से कुछ भी आ सकता था। लेकिन जब यहां पे बोल दिया ना कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स इन द डाई इज अ प्राइम, मतलब कि ये वाला पार्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट हो चुका है। या इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना समझाने के लिए। अलग अलग ढंग से, वेरियस वेज से हम आपको इसको, आपके दिमाग में इस सवाल को बैठा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट? दो डाई को फेंकना, दो डाई को फेंकना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहां दो इवेंट्स का चर्चा है। पहला इवेंट है पहले डाई में ऑड चाहिए, दूसरा इवेंट है दोनों नंबर्स में, डाई के दोनों नंबर्स को जोड़कर एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अब इन दोनों इवेंट्स में एक इवेंट हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है, दूसरा वाला इवेंट हो चुका है, इवेंट ई हो चुका है। आपसे एफ का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, एफ का प्रोबेबिलिटी। अब जब ई हो चुका है ना, तो आप सैंपल स्पेस इसको नहीं लेंगे, अब आप सैंपल स्पेस इसको लेंगे। अब आपके लिए सैंपल स्पेस ये है, आपका सैंपल स्पेस को कॉम्पैक्ट कर दिए हैं, क्योंकि हम बोल दिए हैं कि अब उसी पेयर को चुनना, उसी जोड़ा को चुनना जिनको जोड़ने पर एक प्राइम नंबर आता है। तो तुम कंफर्म होगा कि भैया इतना बड़ा काम नहीं करना है, अब जो होगा इसी में से होगा, जो होगा इसी में से होगा, जो होगा इसी में से होगा। क्योंकि जब बोल दिया गया है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज प्राइम, सम ऑफ द नंबर्स इज प्राइम, मतलब कि ये नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बोल दिया ना भाई कि सम ऑफ द नंबर्स इज प्राइम, मतलब कि ये नहीं आ रहा होगा। और ऐसा जिसको जोड़ने पर कंपोजिट नंबर आता है, प्राइम नहीं आता है, वो नहीं आ रहा होगा, प्राइम वाला ही आ रहा होगा। तो मतलब अब सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स नहीं है, सैंपल स्पेस में 15 एलिमेंट है। अब सैंपल स्पेस जब छोटा हो गया तो तुमको बोला जा रहा है कि वैसा नंबर्स खोजने या वैसे नंबर्स का प्रोबेबिलिटी बताने जिसका कि फर्स्ट डाई में ऑड हो। फर्स्ट डाई में ऑड है 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8। तुम्हारे फेवर में ऐसे ऐसे 8 लोग हैं, तुम्हारे फेवर में ऐसे ऐसे 8 लोग हैं। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होगा, तुम्हारा ये जो प्रोबेबिलिटी होगा ये हो जाएगा 8/15, 8/15। नीचे में 15 क्यों आया? नीचे में 15 क्यों आया? नीचे में 15 इसलिए आया है
क्योंकि अब सैंपल स्पेस का पूरा आउटकम्स नहीं आ सकता है, बोल दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कंडीशन डाल दिया गया है। कंडीशन क्या डाला गया है? द सम ऑफ द नंबर इन द डाई इज अ प्राइम। मतलब वैसा ही नंबर्स आएगा, वैसा ही आउटकम आएगा जिसका कि आप नंबर्स को जोड़िएगा तो प्राइम मिले। तो आप क्या किए? समझदारी किए, आप बोले 36 में काम नहीं करेंगे हम लोग, अब हम लोग अपने सैंपल स्पेस को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। छोटा कर रहे हैं मतलब जो हो चुका है, मतलब ये वाला पार्ट, इसके बेसिस पर अब हम लोग काम करेंगे। मेरा जो भी आउटकम होगा इसी के भीतर से आएगा, इसमें से नहीं आएगा, इसके भीतर से आएगा। तो हम इसको, इस 15 को नीचे लिखें, और अब मेरे फेवर में कितना था वो देखना था। हमको चाहिए कैसा? हमको चाहिए था वैसा वैसा आउटकम्स जिसके कि फर्स्ट डाई में ऑड नंबर आया है। फर्स्ट डाई में कितना नंबर आया? ऑड नंबर आया। तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, तो ये 8/15 हो गया। वहीं वहीं थोड़ा सा चेंज करते ना, अगर हम ये कहते बाबू, अगर हम ये कहते कि एक इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर इन द फर्स्ट डाई में इवन नंबर आना चाहिए। खैर, जब हो चुका हुआ जो इवेंट है वो सेम रहा, मतलब ये हो चुका है, मतलब कि वैसा ही आउटकम्स आएगा, वैसा ही आउटकम्स आएगा जिसका कि नंबर्स का सम करें तो एक प्राइम हो। तो अब हम लोग 36 में काम ना करके 15 में काम करेंगे, 15 में काम करेंगे। और अब हमको फर्स्ट डाई में इवन चाहिए। फर्स्ट डाई में इवन हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 नहीं 6 7, 7/15 प्रोबेबिलिटी हो गया, 7/15 प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब एक और एग्जांपल हम आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दे रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दे रहे हैं, और फिर चीजों को ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस बार थोड़ा देसी ढंग में, मतलब हिंदी इंग्लिश मिलाकर सवाल लिखेंगे और फिर आपको समझाएंगे। जो भी लूप होल्स, जो भी वर्ड्स रह गया है समझने में, अब वाले में ये आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, 3 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं एक नए एग्जांपल से। 3 कॉइन्स आपने टॉस किया, आपके दिमाग में चल गया होगा कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन आ सकता है। 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज तुम्हारे दिमाग में आ चुका होगा। अब तीसरा, क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? तो मान लेते हैं इसमें एक इवेंट दे देते हैं, if the first coin shows a head, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ऑफ गेटिंग टेल इन द थर्ड कॉइन। ठीक है, अब इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाता ना तो कैसे लिखा जाता? देखिए, आपको अपने सवाल को इन 3 कैटेगरीज में बांटना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये वाला पार्ट तो आपको हमेशा समझ, ये वाला पार्ट जो भी हम आपको समझा रहे हैं इससे आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हर सवाल बनेगा। क्या है ये सवाल, ये पार्ट? आपको अपने सवाल को 3 हिस्सों में बांटना है। एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या हो चुका है, और किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर आपको देखिए 2 इवेंट्स दिया जाएगा जिनमें से एक इवेंट हो चुका होगा, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक हो चुका होगा, एक का निकालना है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसा लिखा जाता? इसको बोला जाता
में होता in a toss of 3 coins, what is the probability of getting a tail in third toss if a head in the first toss has already occurred? Getting what? Getting a tail in third toss. और क्या हो चुका है? If a head in the first toss have already occurred. पहले टॉस में टेल आ चुका है, पहले टॉस में हेड आ चुका है, तो तीसरे में टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ये सवाल आपको इंग्लिश में किताब में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें कि पहला लाइन या पहला कुछ लाइन्स आपको बताएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर आपको इफ से कनेक्टेड दो इवेंट्स मिलेगा। दो इवेंट में से एक का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा और दूसरा हो चुका होगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया है कि क्या हो चुका है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ध्यान दें जरा। हम लोग का सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है? 8 है। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 टेल टेल टेल, 8। ठीक है। एक का नाम रखो ई, एक का नाम रखो एफ। ई जो है हम लोग नाम रखते हैं जो हो चुका है। चलो इसका नाम रखते हैं हम लोग ई और इसका नाम रख देते हैं एफ। ई हो चुका है, ई हो चुका है। ई हो चुका मतलब क्या हो चुका है? मतलब पहले कॉइन में हेड आ चुका है। इन 8 में से किनमें पहले कॉइन में हेड आ चुका है? एक तो इसमें आया है हेड हेड हेड, एक इसमें आया है हेड टेल हेड, एक इसमें आया है हेड हेड टेल, एक इसमें आया है हेड टेल टेल, और बस इतने ही 4 लोग के पास। देखो समझो बात को, जब ये वाला चीज हो चुका है ना, जब ये हो चुका है तो अब तुम्हारा सैंपल स्पेस 8 ना होकर 4 वाला होगा। जब हम तुमको बोल चुके हैं, जब हम तुमको बोल दिए हैं कि तुम्हारा, जब तुम 3 कॉइन टॉस किए तो तुम्हारे दिमाग में चला कि अच्छा 8 को पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम तुमको बोले कि नहीं, 3 कॉइन टॉस किए हैं और पहले कॉइन में हेड आ रहा है, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस कॉम्पैक्ट हो गया। तुम बोले कि अगर सर बोले हैं कि पहले कॉइन में हेड आ रहा है, मतलब ये नहीं आ सकता, मतलब ये नहीं आ सकता, मतलब ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता। सैंपल स्पेस छोटा हो गया, और गेटिंग टेल इन द थर्ड कॉइन। अब इसमें से कितनों के पास तीसरे कॉइन में टेल है? क्योंकि अब हो ये नहीं रहा है, हो ये रहा है, यही 4 आ सकता है। इन 4 में से तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है, जिस इवेंट का तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उसमें टोटल पॉसिबिलिटी 4 का है। 4 ही चीज आ सकता है। तुम्हारे फेवर में कितना है? तुम्हारे फेवर में है 2, क्योंकि तुम चाहते हो कि तीसरे कॉइन में टेल आए। तीसरे कॉइन में इन्हीं दोनों के पास टेल आ रहा है, तो ये 2/4 हो गया। 2/4 को सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो गया। 2/4 1/2, ये हो गया इस सवाल का प्रोबेबिलिटी। इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा अब हम फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है वो हम तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं, देखना। इसको हटा रहे हैं। ये 2/4 आया था ना।
हम लोग एक इवेंट एफ लिख रहे हैं। एफ क्या था? एफ यानी जिसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, गेटिंग अ टेल इन द थर्ड टॉस, गेटिंग अ टेल इन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे टेल, तीसरे टॉस पे टेल। ये आएगा नहीं, ये नहीं, ये आएगा THT, सैंपल स्पेस से उठा रहा है। ये आएगा, हाँ आएगा HHT, ये नहीं, ये आएगा, हाँ आएगा HTT, ये नहीं, ये आएगा, आएगा TTT, ऐसा। अब ध्यान दोगे ना, तो ये जो 4 है नीचे वाला, ये 4 क्यों आया है? ये 4 इसके कारण आया सर, ये 4 इसके कारण आया है, 4 इसके कारण आया है क्योंकि अब सैंपल स्पेस S ना होकर E है। हमको आप चीख चीख कर बता चुके हैं कि सारा पॉसिबिलिटीज पर काम मत करो, E पर काम करो, उन्हीं पॉसिबिलिटीज पर काम करो जो हो चुका है। क्या हो चुका है? तो पहले कॉइन पर हेड आ चुका है, तो हम इसको किए। तो ये जो था, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E, जो हो चुका है, जो हो चुका है, जो हो चुका है, उसके फेवर में कितना एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला 2 है, जरा यहां ध्यान से देखो, E इंटरसेक्शन F करे ना, मतलब ये भी और ये भी E और F का इंटरसेक्शन करे, मतलब इनमें जो जो कॉमन हो, कॉमन हो मतलब कौन कौन कॉमन हो, तो तुम पाओगे कि एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है। और तुमको अगर ध्यान से देख रहे हो तो तुमको ध्यान होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालने समय हम बोले थे कि इनमें से मेरे फेवर का ये दोनों है, इनमें से मेरे फेवर का ये दोनों है, ये दोनों को हम लाएं। इन दोनों का नाम कैसे आया? ये इस E और F का इंटरसेक्शन है, ये इस E और F का इंटरसेक्शन है, ये मेरे फेवर में है, तो यहां आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। समझे? इस बात को ऐसे समझो, यहां पे कौन कौन आया है? E के फेवर में, E के फेवर में हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। और E इंटरसेक्शन F के फेवर में कौन कौन आया है? हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। तो ये जो दो लोग मेरे फेवर में, पहले तो ये नीचे वाला क्या बता रहा है? नीचे वाला बता रहा है कि क्या हो चुका है, और ऊपर वाला बता रहा है कि इसमें से मेरे काम का कौन कौन है, नीचे वाले में से मेरे काम का कौन कौन है, ये दोनों है। ये जो मेरे काम का लोग है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, और नीचे वाला तो नीचे वाला है, और इसको लिखा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ऐसे लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, सॉरी जो ऊपर है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब E हो चुका है। ये फॉर्मूला अपने काम का है, ये फॉर्मूला अपने काम का है, ये फॉर्मूला अपने काम का है। इसको क्या पढ़ रहे हैं? P ऑफ E बाई F को क्या पढ़ रहे हैं? जो ऊपर है उसका प्रोबेबिलिटी, कब? जब नीचे वाला हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? किसका प्रोबेबिलिटी? A का प्रोबेबिलिटी। कौन हो चुका है? B हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन Y हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन Y हैज ऑलरेडी अकर्ड। फॉर्मूला को दिमाग में उठाने के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं फिलहाल। इसको देखो, P ऑफ F बाई E पढ़ेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड। किसका प्रोबेबिलिटी? F का। कौन हो चुका? E हो चुका है। जो हो चुका है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना। अगर हम ये लिखें, क्या पढ़ेंगे इसको?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो हो चुका है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना। इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो जरा, किसका प्रोबेबिलिटी जब कौन हो चुका है, हाँ एक्स का प्रोबेबिलिटी जब वाई हो चुका है, किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नीचे वाला। अब ऊपर में क्या है, ऊपर में इन दोनों का इंटरसेक्शन का एलिमेंट्स है, ऊपर में इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, ऊपर में इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, ऊपर में इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। बस यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही है कि एक इवेंट हो चुका है, उसके होने के पश्चात दूसरा इवेंट होने का क्या संभावना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्लास इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और फिर से जीरो लेवल से एकदम समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत आपके दिमाग में बैठा होगा, हम आपको बता दें, प्रोबेबिलिटी ऊपर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आप अब यहाँ पर हैं तो शायद अपने क्लास में आप पढ़े होंगे और आपको समझ में नहीं आया होगा, तभी आप इसको वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ा है। और इस वीडियो के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आपका जो पकड़ है पहले से बेहतर होगा, विश्वास रखिए। अगले वीडियो पर आप पहुंचिए, अगले वीडियो में एकदम पानी जैसा क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आप क्वेश्चंस ना बनाएं, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, समय है तो दूसरे वीडियो पर जंप करिए, और नहीं तो आप अगले दिन करिएगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।